लेकिन इस सारी बदलती जनरेशन के बीच में भी एक चीज भारत में कम से कम अभी तक नहीं बदली है। और यह सपना पूरा करना, यह सपना केवल उनका सपना नहीं होता, यह सपना पूरा करना उनका और उनकी फैमिलीज का टारगेट होता है। 20-21 साल का बच्चा केवल 6 फिगर में सैलरी ड्रॉ कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। और इसलिए इस देश में हर साल 15 से 20 लाख बच्चे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेते हैं, आईआईटी जाने का सपना देखते हैं। वो 15 लाख बच्चे जो इस पेपर में बैठते हैं, उसमें से केवल 25,000 बच्चे ही सक्सेसफुल क्यों हो पाते हैं? आखिरकार ऐसा क्या है कि ये जेईई के एग्जाम इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने डिफिकल्ट हैं? क्यों ऐसा होता है? यही बताने के लिए आज के वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं और आज मैं आपको बताऊंगा 2 इयर्स रोड मैप। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज 2026 में वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं और 2026 में दुनिया काफी हद तक बदल चुकी है। ईरान और अमेरिका में लगातार लड़ाई चल रही है। जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा आ चुके हैं। हम ग्लोबलाइज हो चुके हैं, इंडियन म्यूजिक से ज्यादा ग्लोबल म्यूजिक को सुन रहे हैं। चैट जीपीटी पर हर सवाल का जवाब है। एआई की दुनिया है ना? एआई और मशीन लर्निंग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इस सारी बदलती जनरेशन के बीच में भी एक चीज भारत में कम से कम अभी तक नहीं बदली है। और वो चीज है कि 10वीं क्लास पास करने के बाद हर वो बच्चा जो 11th क्लास में पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेता है, वो बच्चा सपना देखता है आज भी आईआईटीज में जाने का। आईआईटीज यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। न केवल आईआईटीज बल्कि काफी एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, और काफी सारे ऐसे रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां पर जाने का सपना बच्चे देखते हैं, जिसके लिए बच्चे तैयारी करते हैं। और यह सपना पूरा करना, यह सपना केवल उनका सपना नहीं होता, यह सपना पूरा करना उनका और उनकी फैमिलीज का टारगेट होता है। क्योंकि ये जो सपना होता है, यह सपना अगर पूरा हो जाता है तो आपको मिलता है एक बहुत ही रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज का टैग। 4 साल बीटेक करने के बाद लगभग 20, 21, 22 साल की उम्र में बच्चा जब किसी अच्छी कंपनी में कैंपस प्लेस होता है तो वो 6 फिगर में सैलरी ड्रॉ करता है। 20-21 साल का बच्चा केवल 6 फिगर में सैलरी ड्रॉ कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, समाज में इज्जत, रुतबा, टैग, सारी चीजें ये आईआईटी का सपना बच्चों को देता है। और इसलिए इस देश में हर साल 15 से 20 लाख बच्चे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेते हैं, आईआईटी जाने का सपना देखते हैं। लेकिन जितना आसान ये सपना देखना है, उतना ही इस सपने को पूरा करना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको क्लियर करना होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जेईई, जो कि 2 स्टेप्स में होता है। पहली स्टेप होती है इसकी जेईई मेंस। जेईई मेंस में 15 लाख बच्चे बैठते हैं, जिस 15 लाख में से 2 लाख बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, और क्वालिफाई करके वो एलिजिबल होते हैं जेईई एडवांस के लिए। जो 2 लाख बच्चे जेईई मेंस क्वालिफाई करते हैं, वो 2 लाख बच्चे देते हैं जेईई एडवांस्ड। और जेईई एडवांस में 2 लाख में से अप्रोक्सीमेटली 25,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं और सेलेक्ट होकर आईआईटीज में पहुंचते हैं। मतलब 15 लाख में से लगभग 25,000 बच्चे यानी कि 1.5% के आसपास बच्चा सक्सेस होता है। इसके अंदर जो सक्सेस रेशो है वो 1.5 के आसपास का है। यानी कि हर 100 बच्चों में से 1.5 बच्चा, यानी 1000 बच्चों में से 15 बच्चे केवल सक्सेसफुल हो पाते हैं, और बाकी के जो बच्चे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इतना कम कलेक्शन रेशो होना, एग्जामिनेशन का इतना टफ होना, इस बात का टेस्टामेंट है, इस बात का सबूत है कि इन कॉलेजेस की प्रतिष्ठा कितनी ज्यादा है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा है कि क्यों, आखिरकार क्यों ऐसा होता है कि 11th क्लास में तैयारी करने वाले वो 15 लाख बच्चे जो इस पेपर में बैठते हैं, उसमें से केवल 25,000 बच्चे ही सक्सेसफुल क्यों हो पाते हैं? अगर मैं एनआईटीज का नंबर भी लगा लूं, जो एनआईटीज में सीटें हैं वो नंबर भी लगा लूं, तो लगभग 50,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एनआईटीज में या आईआईटीज में सीट्स मिलती है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट मिलती है। उसके अलावा बाकी सारे बच्चे, अगर मैं रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी लगा दूं तो भी 4-5 हजार सीटें और बढ़ जाती हैं, तो 50 से 60 हजार बच्चे यानी 4% बच्चे ओवरऑल ऐसे होते हैं जो इन कॉलेजेस में जाने का अपना सपना पूरा कर पाते हैं। आखिरकार ऐसा क्या है कि ये जेईई के एग्जाम इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने डिफिकल्ट हैं? क्यों ऐसा होता है कि केवल इतना कम सिलेक्शन रेशियो क्यों है?
क्या करना चाहिए बच्चों को जिससे कि जेई में सिलेक्शन के उनके चांसेस बढ़ सकें, यही बताने के लिए आज के वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा 2 इयर्स रोड मैप। 2 इयर्स रोड मैप यानी कि अगर आप 11th क्लास में हैं और जेई एस्पिरेंट हैं, अगर आप 11th क्लास में हैं और जेई एस्पिरेंट हैं और 11th से आईआईटी तक की जर्नी आप अगर तय करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 11वीं क्लास से लेकर आईआईटी तक जाने के सफर में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या क्या नहीं करना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, क्या स्ट्रैटेजी नहीं रखनी है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे आपके कि आप आईआईटी में जाने का अपना सपना, आईआईटी में जाने का सपना या एनआईटी में जाने का सपना या किसी बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का सपना, बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे बिट्स पिलानी है ना, वीआईटी वेल्लोर है, हापर इंस्टीट्यूट पटियाला है, टेक चंडीगढ़ है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आईआईटीज के टक्कर के कॉलेजेस हैं जहां पर आपको डिसेंट प्लेसमेंट्स मिलते हैं। इन सारे कॉलेजेस में जाने का सपना आप पूरा कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको यह समझना है कि जब आप 11th क्लास में आए हो तो 11th क्लास में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। 11th क्लास में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन क्लास 11th। क्योंकि जब आप 11th क्लास में आते हो तो अचानक से आपको सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। इनफैक्ट सिलेबस ही नहीं, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। 10वीं क्लास में आपने साइंस एक छोटी सी किताब में पढ़ी थी, पतली सी किताब में पढ़ी थी। यहां पर आपको साइंस टूटी हुई मिलती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जिसमें से केमिस्ट्री की 3 ब्रांचें हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहला तो आप ये समझिए कि सबसे पहला आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, सबसे पहला आपको एक्सपेक्ट करना है ह्यूज लीप इन सिलेबस। 10वीं क्लास में जो आप एक पूरा सिलेबस में एक पूरा चैप्टर पढ़ के आए थे वो यहां पर केवल एक टॉपिक में कवर हो जाएगा। बहुत ज्यादा लीप होता है सिलेबस में। 11th का सिलेबस 10th के सिलेबस से बहुत ज्यादा होता है, बहुत 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 ज्यादा होता है। और बच्चे इसके लिए तैयार नहीं होते, बच्चे इसके लिए तैयार नहीं होते। उन्हें लगता था जैसे 10th होता है वैसे ही 11th हो जाएगा, जैसे हम 10th पढ़ के आए हैं, जैसे हम लोगों ने 10th में एक नोट्स कॉपी बनाई थी, उसमें थियोरी लिख ली थी, वही थियोरी पेपर में आ गई थी, हमने स्कूल का पेपर सॉल्व कर दिया था, हम 11th पास कर जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि 11th का सिलेबस 10th के सिलेबस से बहुत बड़ा है और केवल स्कूल एग्जामिनेशन से पास करके फायदा नहीं है। क्योंकि आपको मैं बता दूं 11th क्लास जो है ये फाउंडेशन है जेई का, ये फाउंडेशन है जेई का। एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनटीए ने क्या किया है, जो 11th क्लास का सिलेबस है वो ज्यादा टफ रखा है। क्योंकि 11th क्लास में आप नए नए आए होते हैं तो आपको सीखने के लिए ललक ज्यादा होती है, समय ज्यादा होता है, इसलिए 11th क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जेई के सिलेबस के रिगार्डिंग। 12th क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो इजियर हैं और 11th का ही एप्लीकेशन है। तो अगर आपने 11th क्लास को ढंग से नहीं समझा, 11th क्लास में आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, तो आपकी जो फाउंडेशन है वो हिली हुई बनेगी। एंड बिलीव मी 90% ऑफ स्टूडेंट्स की 11th क्लास बर्बाद हो जाती है केवल इस वजह से क्योंकि वो 11th को भी 10th की तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं। 10th तक आप क्या करते आए थे, रटते आए थे, हर एक चीज आपने याद कर ली थी, है ना, क्योंकि आपको पता था, आपको पता था कि भाई यही आना है, ये क्वेश्चन याद कर लो, बोर्ड में आ जाएगा, लिखाएंगे, परसेंटेज आ जाएगी। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग पर। 11th क्लास इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग कंसेप्ट्स। 11th इज ऑल अबाउट बिल्डिंग कंसेप्ट्स, है ना, 11th इज ऑल अबाउट बिल्डिंग कंसेप्ट्स। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर आपको फोकस करना है, यहां पर आपको चीजें याद नहीं करनी है, यहां पर आपको चीजें याद करनी है, रटनी नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको एज इट इज वही थ्योरी करने को नहीं आने वाली। यहां पर दूसरा जो तीसरा अंतर पैदा होगा वो होगा थ्योरी वर्सेस एप्लीकेशन का। अभी तक आप लोग 10th क्लास में थे, 10th क्लास में आप लोगों ने क्या किया, थ्योरी पार्ट रट लिया, किताब से थ्योरी रटी, क्वेश्चन रट लिए और हो गया। बच्चे क्वेश्चन भी रट लेते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन तक रट के जाते हैं बच्चे।
जबकि होता क्या है, 10th क्लास में थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो थ्योरी आपको किताब में पढ़ाई जाती है वो थ्योरी आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है। 11th क्लास में आपसे उस थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट ज्यादा फोकस पे रखता है। इसमें आपको एप्लीकेशन वाले पार्ट के ऊपर ज्यादा मेहनत करनी होती है रादर देन थ्योरी के। आपको ब्लाइंडली थ्योरी नहीं पढ़नी है, या आपने ब्लाइंडली थ्योरी पढ़ ली, याद कर लिया। उस थ्योरी पर जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी आपको कवर करने हैं। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि जब आप 10th क्लास में थे तो आपने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी, एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे, उसी में से पेपर आ गया था, है ना। जेई में जेई में हर साल नए क्वेश्चंस आते हैं, हर साल नए क्वेश्चंस आते हैं। जेई में क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होते, जेई में क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होते। पैटर्न रिपीट हो सकता है पर क्वेश्चन एज सच कभी भी रिपीट नहीं होगा। इसलिए आपका जो फोकस है वो बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, अगर आपको बेसिक आता होगा, तभी आप क्वेश्चंस बना पाएंगे, नए क्वेश्चंस बना पाएंगे। क्योंकि अगर आप केवल थ्योरी पढ़ के चले गए तो आप नए क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। नए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम करना है। तो 11वीं क्लास में ये बेसिक चेंजेस आपकी पढ़ाई के स्टैंडर्ड में होने वाले हैं। सिलेबस बढ़ेगा, तरीका चेंज होगा, तरीका चेंज होगा, एप्लीकेशन की जगह, थ्योरी की जगह फोकस एप्लीकेशन पर ज्यादा आएगा, और आपको नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। मतलब वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, जो अभी तक आप लोगों ने 10th क्लास में नहीं की है। तो सर हम ऐसा क्या करें कि हम 11th के साथ कोप अप कर सकें और आईआईटी तक जाने का सपना पूरा कर सकें? हम ऐसा क्या करें कि 2 साल में हम लोग आईआईटी पहुंचने का सपना पूरा कर सकें? तो उसके लिए मैं कुछ डूज एंड डोंट्स आपको बताता हूं जो आपको करने हैं। पहला, फोकस ऑन लर्निंग। फोकस ऑन लर्निंग। देखिए 11th क्लास में हर बच्चा जब जेई की तैयारी शुरू करता है, तो जेई की तैयारी जब आप शुरू करते हो, 11th क्लास का सिलेबस ऑलरेडी बहुत वास्ट है ना। और बहुत वास्ट होने की वजह से जो सिलेबस है, एक तो वास्ट बहुत है, दूसरी बात उसमें जेई लेवल की जब हम टफनेस को मिक्स करते हैं तो सिलेबस काफी ज्यादा हाई लेवल का चला जाता है रादर देन जो हम स्कूल में पढ़ते हैं उससे। बहुत सारे बच्चे इससे घबरा जाते हैं क्योंकि सिलेबस का लेवल देख के उनको लगता है कि यार हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, सिलेबस इतना टफ है, और वो हिम्मत हार जाते हैं और फिर 11th में पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। अगर चीजों का लेवल हाई है तो आपको उसको पढ़ने में टाइम भी लगेगा, समय लगेगा उसको पढ़ने में। अगर कोई अच्छी लेवल की चीज आपको पढ़ाई जा रही है तो सीखने में समय लगेगा, तो उस समय को दीजिए। अभी आपके पास बहुत समय है, 2 साल है आपके पास, आपके पास अभी 2 साल है, पूरा 11th है, पूरा 12th है। और मैंने अभी आपसे कहा 11th जो है वो आपके सिलेबस की फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग बनाएंगे उतना ही अच्छा आपका बिल्डिंग बनेगा, आपका जेई का जो महल है वो उतना ही अच्छा बनेगा। और उस फाउंडेशन को बनाने के लिए जरूरी है कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं उनको आप फोकस से सीखें, उनको आप फोकस से सीखें, उनको टाइम दें, नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने में टाइम दें। तरीका चेंज हुआ है, सिलेबस वास्ट हुआ है, तो उसको 10th की तरह ही रटने की कोशिश ना करें। धीरे 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 कंटिन्यूअस ग्रोथ पर फोकस करें, कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस करें, कंटिन्यूअस ग्रोथ पर फोकस करें, और चीजों को बिल्ड करने पर फोकस करें कि जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके धीरे धीरे बिल्ड हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, दूसरा हार्ड वर्क आप लोग 9th-10th में भी करते थे। जब आप 9th-10th में थे तो भी आप लोग हार्ड वर्क करते थे, अभी भी आपको हार्ड वर्क करना है। लेकिन उस हार्ड वर्क में और इस हार्ड वर्क में अंतर यह है कि तब आप हार्ड वर्क तब करते थे जब आपके पेपर आने वाले होते थे। पूरे साल मजे करते थे और पेपर के आसपास आप लोग हार्ड वर्क करते थे। वो चीज अब आप नहीं कर सकते। अगर आप जेई के लिए सीरियसली एस्पायर कर रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप कंसिस्टेंटली एक शेड्यूल फॉलो करें। फॉलो अ प्रॉपर शेड्यूल, फॉलो अ प्रॉपर
शेड्यूल, ठीक है ना। इस प्रॉपर शेड्यूल में आपके पास क्लासेस का टाइम होना चाहिए, आपके स्कूल अगर आप जाते हैं तो स्कूल का टाइम इंक्लूडेड होना चाहिए, अगर आप कोचिंग क्लासेस जाते हैं तो कोचिंग क्लासेस का टाइम इंक्लूड होना चाहिए, सेल्फ स्टडी का टाइम इंक्लूड होना चाहिए। सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो क्लास में पढ़ाया गया उसको रफ से फेयर में लिखना या एक कॉपी से दूसरी कॉपी में लिखना। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है जो भी आपको स्कूल में या कोचिंग में पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना, उसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, उसको याद करना, उसको समझना, क्लास में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको सॉल्व करना, इसे सेल्फ स्टडी कहते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी का मतलब नोट्स बनाना नहीं होता। भाई जेई जाना है, टारगेट आपने बड़ा सेट किया है, तो अगर आपने टारगेट बड़ा सेट किया है, टारगेट अगर आपने बड़ा सेट किया है, आप 11वीं क्लास में हैं और आपने बड़ा टारगेट सेट किया है कि आपको आईआईटी जाना है, तो टारगेट अगर बड़ा है तो वो मेहनत भी बड़ी मांगेगा, ये बात मान के चलिए। नॉर्मल टारगेट नॉर्मल मेहनत मांगता है, बड़ा टारगेट बड़ी मेहनत मांगता है। और एक महान आदमी ने कहा था कि इस दुनिया में कंफर्ट जोन में रह के कुछ भी अचीव नहीं होता, तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, और कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपको हर एक चीज को भूलना पड़ेगा। हर एक चीज मतलब आप 10वीं क्लास में थे तो 10वीं क्लास में आप लोग क्या करते थे, जब आप 10वीं क्लास में थे तो क्या करते थे, 10वीं क्लास में तो डेली 2 घंटे खेलने जाते थे, दोस्तों के साथ भी घूमते थे, वीकेंड्स पे मीटिंग भी होती थी, दोस्तों के साथ मिलना जुलना होता था, घूमना फिरना होता था, पिक्चर भी देखने जाते थे। ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। घर में फंक्शन होंगे, भैया की शादी, दीदी की शादी, या कोई और फंक्शन, गृह प्रवेश, पड़ोस वाले अंकल के यहाँ कोई फंक्शन है, ये सब भूलने पड़ेंगे। सारा का सारा फोकस, ये सारा का सारा फोकस आपका पढ़ाई के ऊपर जाएगा। नो फंक्शंस, है ना, नो फंक्शंस, नो आउटिंग्स, नो आउटिंग्स, नो डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन में आपके सोशल मीडिया के सारे डिस्ट्रैक्शन आ गए, जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इन सारी चीजों के चक्कर में पड़े रह गए तो ये आप मान के चलिए कि आप 11th क्लास में उतना आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे जितना आउटपुट आपको निकालना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना अच्छा आप चाहते हैं, जो सपना आपने देखा है वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए होता क्या है, आप 11th में सब जाते हैं तो 11th से आप लोग 12th जाएंगे, 12th का एग्जाम क्लियर करेंगे और 12th के एग्जाम के साथ ही आप आईआईटी देंगे, ठीक है ना, 12th के एग्जाम के साथ ही आप आईआईटी देंगे। अब 11th दो तरह के बच्चे देते हैं, 11th से जब 12th की तरफ बच्चे जाते हैं तो दो तरह के बच्चे होते हैं, जिनकी 11th बड़ी स्मूथ चली होती है, जिन्होंने ये सारी बातें फॉलो करी होती हैं, उनकी 11th एकदम स्मूथ चलती है। जब आपको इन सारी बातों की आदत पड़ जाएगी तो आप 12th में भी इन सारी बातों की बात करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपकी 12th स्मूथ चलेगी और आप आईआईटी आराम से पहुंच जाएंगे, आईआईटी पहुंचने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप 11th वेस्ट कर देते हैं, मान लीजिए आप ये सारी बातें नहीं मानते और आप 11th को उसी हिसाब से पढ़ते हैं जिस हिसाब से आपको लगता है कि अरे ये तो मैं हवा में बता रहा हूं चीजें, क्या ही फर्क पड़ता है, जैसे हम पढ़ते हैं हमारा तरीका सही है, और आप 12th पर पहुंचते हैं। अगर आपकी 11th वेस्टेड है और आप 12th पर पहुंचते हैं, और मैं आपको बता दूं पेपर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 12th का होता है 55%, 55% पोर्शन 12th का पूछा जाता है और 11th का पोर्शन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है 45%, ठीक है ना, 45%। तो अगर आपका ये 45% पोर्शन बर्बाद है तो आपको अब 12th में 12th भी करना है प्लस 11th भी करना है जो आपने बर्बाद कर लिया है। इसका मतलब 12th से 11th, 12th तो पढ़ना ही है, और 12th में आपके पास वैसे ही बहुत सारा प्रेशर है क्योंकि इस साल आपको बोर्ड्स भी देने हैं, आपके स्कूल वाले आपको प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे, है ना, आपको बोर्ड्स भी देने हैं, आपको स्कूल के प्रैक्टिकल भी करने हैं, स्कूल की बुकलेट्स भी पूरी करनी है, आपका आईआईटी में पहुंचना ऑटोमेटिकली टफ हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 11th जो है वो आपकी सक्सेस की जर्नी की फाउंडेशन है। हर वो बच्चा जिसने 11th को अच्छे से किया है, हर वो बच्चा जिसने 11th को अच्छे से किया है
वो बच्चे के 11th में आईआईटी जाने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, रादर देन उस बच्चे के जो 11th को बर्बाद कर रहा है, ठीक है ना, रादर देन जो 11th को बर्बाद कर रहा है। चाहे आप किसी भी कोचिंग से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग से तैयारी कर रहे हो, आपको जो क्लासेस हैं वो रेगुलर अटेंड करनी है। 11th में बहुत सारे बच्चे 10th वाले एटीट्यूड से चलते हैं, ठीक है ना, बहुत कैजुअल एटीट्यूड से चलते हैं। क्लासेस धीरे धीरे अटेंड करेंगे, कभी एक दिन नहीं जाएंगे, है ना, गए गए नहीं गए नहीं गए, फिर जो साथ में ट्यूशन, क्योंकि जो आप अगर जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो कोचिंग आप पढ़ रहे होंगे वो कोचिंग एक्चुअली ट्यूशन नहीं है। जो 10th तक आपने ट्यूशन पढ़ी थी ना, वो ट्यूशन नहीं है। क्लास में आपको टीचर ने बहुत कुछ ऐसी बातें बताई होंगी जो जेई स्पेसिफिक होंगी, जो छूट जाएंगी। 10th तक आप क्या करते थे, ट्यूशन की तरह जाते थे, भाई ट्यूशन है ठीक है, छूट गया, दोस्त की कॉपी ले ली, नोट्स बना लिए, काम हो गया। यहां ऐसा नहीं होगा। यहां अगर आपकी क्लासेस मिस होती हैं तो आप बहुत ज्यादा सिलेबस भी मिस करेंगे, साथ में अंडरस्टैंडिंग भी मिस करेंगे उस टॉपिक की, और अगर वो टॉपिक किसी अगले टॉपिक से जुड़ा हुआ हुआ तो आपके आगे के सारे टॉपिक, जब तक उस टॉपिक की कंटिन्यूटी चलेगी, आपके लिए वो बाकी सारे टॉपिक्स बेकार होते जाएंगे। इसलिए ये बात याद रखिए कि मिसिंग क्लासेस, अगर आप क्लास मिस करेंगे तो आपका बैकलॉग बनना शुरू होगा, और उस बैकलॉग को मिटाने के लिए आप क्या करेंगे, उस बैकलॉग को मिटाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए आपको क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा। एक्स्ट्रा टाइम आप कहां से निकालेंगे, अपने रेगुलर शेड्यूल में से निकालेंगे, और जब आप अपने रेगुलर शेड्यूल में से निकालेंगे तो आपका जो स्टडी शेड्यूल है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। और जब डिस्टर्ब्ड हो जाएगा तो फिर एक बार आपने क्लास मिस करी, आपका स्टडी शेड्यूल पूरा डिस्टर्ब हो गया, और स्टडी शेड्यूल अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो आप बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे, जितनी मेहनत आपने करी है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आपको रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना है, रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना ना छोड़ें, वरना आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि बैकलॉग बन जाएगा, और एक बार अगर बैकलॉग बन गया तो उस बैकलॉग से उबरना बड़ा मुश्किल होता है। यहीं पर अगर मैं डोंट्स की बात करूं कि क्या क्या आपको नहीं करना है, पहला, डोंट स्किप टेस्ट्स। बहुत सारे बच्चे टेस्ट को बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि हमें टेस्ट का पैटर्न ही नहीं मालूम होता। हम पढ़ के आए हैं 10th क्लास से, परसेंटेज हमारी आई है 95%, 96%, 98%, है ना, 99%। जब हम शुरुआत में टेस्ट देते हैं तो हम जब जेई पैटर्न के टेस्ट देते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि उन जेई पैटर्न के टेस्ट में भी हम उसी तरीके से मार्क्स को स्कोर करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, जेई में 50% मार्क्स अगर आप ले आ रहे हैं, अगर आप जेई एडवांस के पेपर में 50% मार्क्स ले आ रहे हैं, तो आपकी जो AIR आएगी, ऑल इंडिया रैंक, वो 1 से 100 के बीच में कहीं होगी, मतलब 50% पर तो आप टॉपर्स में चले जाएंगे। लेकिन होता क्या है, क्योंकि हम जब 10th से आते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता, तो हम शुरुआत में कोशिश करते हैं 95% मार्क्स लाने की, 98% मार्क्स लाने की, और वो ला नहीं पाते ड्यू टू द लेवल ऑफ पेपर। और फिर हमें लगता है कि यार हमारी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है, और हम बचते हैं, क्योंकि इंसान का नेचर है कि जहां भी वो असफल होता है उस चीज से बचता है। बचने के लिए हम टेस्ट को स्किप करना शुरू कर देते हैं, और ये हमारी तैयारी की सबसे बड़ी गलती है। ये हमारी तैयारी की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर आप भाई साहब टेस्ट स्किप करेंगे तो आपको आपकी कमजोरियों का पता ही नहीं लगेगा। टेस्ट का बेसिक पर्पस ये नहीं होता कि आपकी रैंक कितनी आ रही है ये देखना, या आप कितना परसेंट स्कोर कर रहे हो ये देखना। टेस्ट का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपके जो वीकनेसेस हैं उन वीकनेसेस को जज करना, उन वीकनेसेस को जज करना कि प्रिपरेशन में जहां पर आपकी कमी चल रही है, जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उनको जज करना। और जब आप वीकनेस को जज ही नहीं करोगे तो आप उसको सुधारोगे कैसे? वीकनेस को अगर आप जज ही नहीं करोगे तो आप उसको सुधारोगे कैसे? कितना ही बड़ा प्लेयर हो, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में एक बार गोल्ड जीता है, एक बार सिल्वर जीता है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर जीतने के बावजूद भी अगले बार अगर वो ओलंपिक में जाएगा तो उसको पहले क्वालिफायर राउंड से क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो जो क्वालिफायर राउंड है उसके लिए उसी तरीके से है जैसे आपके कोचिंग में टेस्ट होते हैं। मेन पेपर वही जेईई एडवांस वाला है, ओलंपिक का मेन इवेंट, बट उसके लिए तैयारी वो साल भर करेगा, छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करेगा, छोटे छोटे कॉम्पिटिशंस में जाएगा,
सो दैट उसको ये पता लग पाए कि मैं कहां पर वीक हूं, कहां पर मेरी कमी है, कहां पर मैं गड़बड़ कर रहा हूं, और वो गड़बड़ें दूर करने के बाद ही वो अपने आप को और ज्यादा सुधार पाएगा। ठीक है ना। जेई की तैयारी एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी जर्नी है जिसमें गड्ढे भी हैं, है ना, जिसमें चढ़ाई भी है, उतार भी है। कभी टेस्ट के नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, कभी टेस्ट के नंबर बहुत खराब हो जाएंगे। आपको परेशान नहीं होना है, लूज हार्ट नहीं करना है। पहला वाला पॉइंट, फोकस ऑन लर्निंग। आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना है ना, आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। आपको परेशान नहीं होना है। आप अपना दिल तोड़ के बैठ गए कि अरे मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूंगा, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। नहीं, आप गिर गए। चैंपियंस वो नहीं होते हैं जो कभी गिरते ही नहीं है, नहीं, चैंपियंस भी गिरते हैं। बस चैंपियन में एक नॉर्मल में बच्चे में ये अंतर होता है कि जो चैंपियंस होते हैं वो गिर के दोबारा उठते हैं, दोबारा खड़े होते हैं, दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, दोबारा मेहनत करते हैं और दोबारा वहां पहुंचते हैं जहां उन्हें पहुंचना होता है। तो अगर आपका सपना सच्चा है, अगर आपको अपने सपने पे भरोसा है, तो आपको अपना दिल छोटा नहीं करना है, आपको असफलता से डरना नहीं है ना। नो फियर ऑफ फेलियर, नो फियर ऑफ फेलियर। अगर टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो किसी ना किसी टेस्ट में जाकर आपके नंबर ठीक आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है नो फियर ऑफ फेलियर कि आप पढ़े ही ना और नंबर भी ना लाएं कि सर आप ही ने तो कहा था नो फियर ऑफ फेलियर। अगर आप कंसिस्टेंटली तैयारी कर रहे हैं तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। कबीरदास जी का एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कुएं से जो लोग पानी निकालते हैं उसकी जो रस्सी होती है, जब वो कुएं से पानी निकाला जाता है तो रस्सी जो होती है उसके मार्क्स पड़ जाते हैं। तो अगर रस्सी पत्थर पर मार्क डाल सकती है तो आप अगर मेहनत करें तो आप अपना जो रिजल्ट है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना। एक और गलती जो मैंने देखी है 11वीं क्लास के बच्चे जो करते हैं वो होती है डोंट ओवर थिंक। बहुत सारे बच्चे 11वीं क्लास से ही रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। एक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया, उसको जेई मेंस की कट ऑफ से क्लियर करना शुरू कर देंगे, है ना। आप जो टेस्ट दे रहे हैं वो आधे सिलेबस का दे रहे हैं। अगर आप 11th का फुल सिलेबस का टेस्ट भी दे रहे हैं तो वो भी आपके टोटल सिलेबस का केवल आधा सिलेबस है। अब उस सिलेबस के टेस्ट में अगर आप 300 में से 300 नंबर भी स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जेई में सिलेक्शन हो गया। और उसमें अगर आप 300 में से 150 नंबर स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जेई में सिलेक्शन नहीं होगा। ओवर थिंक नहीं करना है, सीखते चलिए, अपनी कमियों को दूर करते चलिए, मेहनत करते चलिए, कोशिश करते चलिए। ये नहीं कि एक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ गए तो पढ़ना ही छोड़ दिया कि अब तो मैं टॉपर हो गया, है ना। अपने बैच में, अपनी क्लास में आपने टॉप मार दिया, अपनी कोचिंग में टॉप मार दिया, अब तो मैं अपनी कोचिंग का टॉपर हो गया, अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं। आपका कंपटीशन क्या केवल कोचिंग के बच्चों के साथ है? नहीं, आपका कंपटीशन 15 लाख बच्चों में हर उस बच्चे के साथ है जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है। तो केवल एक टेस्ट में टॉप मारने के बाद ये ना सोचें कि आप सेलेक्ट हो गए, या एक टेस्ट खराब होने के बाद ये ना सोचें कि आपका सिलेक्शन चला गया। ठीक है ना। मेहनत लगातार कंसिस्टेंटली करते रहना है। कंसिस्टेंट हार्डवर्क इज द की। कंसिस्टेंट हार्डवर्क इज द की। कंसिस्टेंट हार्डवर्क इज द की। ठीक है। और एक स्पेशल काम जो आपको नहीं करना है, एक और खास काम जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इस प्रिपरेशन पीरियड में, वो है बहुत सारे बच्चे आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेट का मतलब, बहुत सारे बच्चे अगर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, तो उनको ये लगता है कि अरे मैं अपने दोस्तों से, कई बार क्या होता है बहुत सारी नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, कई सारी नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कई सारी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, घर में माहौल नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई फैमिली लेवल की प्रॉब्लम है, या कोई और अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, और बच्चे वो किसी से शेयर नहीं करते हैं और अपने दिमाग में ही सोचते रहते हैं, घुलते रहते हैं, जिसका इफेक्ट सीधा सीधा पढ़ाई के ऊपर आता है। ठीक है ना, सीधा सीधा पढ़ाई के ऊपर आता है। तो आप जहां पर भी पढ़ रहे हैं वहां पर जो भी टीचर आपके साथ हैं, जिन टीचर से आप कंफर्टेबल हैं, उनको अपनी बात बताइए। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल हैं
फैमिली में किसी मेंबर के साथ कंफर्टेबल हैं, कोई बड़ा है जिससे आपकी अच्छी बनती है, उससे बात बताइए, कोई काउंसलर है कोचिंग में उनसे बात कीजिए, फैमिली है उनसे बात कीजिए, अपनी समस्याओं को, अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्कस करते रहिए, टीचर्स के साथ टच में रहिए। अगर आप ये सारी चीजें करेंगे, है ना, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को टीचर्स के साथ मिलके या काउंसलर्स के साथ मिलके कंटिन्यूअसली सॉल्व करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली ये होगा कि आपकी जो मेंटल स्पेस है, जो पढ़ाई की स्पेस है, उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज होते हैं बच्चों की लाइफ में जो उन्हें परेशान करते हैं इस एज पे, क्योंकि इस एज में आपकी बॉडी फिजिकल ट्रांजिशन भी कर रही होती है, हार्मोनल ट्रांजिशन भी कर रही होती है, चीजें चेंज हो रही होती हैं। तो वो सारे चेंजेस आप समझ रहे होंगे मैं कैसी बातें कर रहा हूं। तो वो सारे चेंजेस प्लीज डिस्कस जरूर करें, अपने आप को आइसोलेट ना करें। पहली बात तो डिस्ट्रैक्शन में फंसे ही नहीं, और अगर आप मान लीजिए किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो भी गए हैं तो अपने टीचर से तुरंत ही उसको डिस्कशन कर लें, ताकि आप की जो पढ़ाई है, आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, वो इंपैक्ट ना हो। तो बच्चों ये सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है ना, ये सारी चीजें इन जनरल हैं, आपको फॉलो करनी है। ये सारी चीजें बच्चों अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि 11वीं क्लास से आईआईटी क्लास तक का जो सफर है वो बड़ा स्मूथली आप तय कर पाएंगे। बाकी हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। जो फिजिक्स का तरीका होगा वो फिजिक्स वाले सर आपको बताएंगे, केमिस्ट्री का तरीका केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे, मैथ का तरीका मैथ वाले टीचर आपको बताएंगे। बट मोटा मोटी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अप्रोच आपकी यही रहनी चाहिए। ये वो बेसिक अप्रोच है जो आपको अपनी प्रिपरेशन में डालनी है, प्रिपरेशन के अंदर इनकलकेट करनी है, ताकि आप सिलेक्शन लेने के पास पहुंच पाए। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो ये मेरा यकीन है 100% बहुत सारे बच्चों को इस अप्रोच से फायदा पहुंचा है। मैं 16 साल से कोटा में पढ़ा रहा हूं और हजारों लाखों बच्चों को मैं पहुंचा चुका हूं, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज। और जनरली इसी अप्रोच को फॉलो करके बच्चे रोड मैप फॉलो करके 11वीं क्लास से आईआईटी तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हैं, ये डूज एंड डोंट्स आप फॉलो करते हैं, ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे जेई के अंदर, और आपका आईआईटी जाने का जो सपना है वो 100% पूरा होगा। इसी उम्मीद के साथ ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आप इसका फायदा उठाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।